call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा विश जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं और आज की इस सत्र की फैकल्टी वही है, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी पहले सत्र की फैकल्टी रही है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा मिश्रा मैडम उपस्थित है, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। और हमारे पास विष्णु प्रिया जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे स्टमक मेरिडियन पे। ये हम लोग सेमेस्टर 3 का क्लास है और सेमेस्टर 3 में हम लोग अगर चर्चा कर रहे हैं तो स्टमक मेरिडियन और हम लोग एसआई और किडनी पर चर्चा करेंगे। 2 चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, इसलिए ध्यान देना है कि हम लोग समय से उसको पूरा कर लें। तो ओवर टू नीतू जैन मैडम, पुनः स्वागत और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज जैसा कि सर ने बताया कि हम टर्टाइज 4 डॉक्टर वॉल की स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी 2 मेरिडियन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर आते हैं। तो जैसा कि हम थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे ब्लड का निर्माण होता है। हम जो भी फूड के माध्यम से हम खाते हैं, हम जो भी लेते हैं, वो पहले मुंह से, फिर गले से, फिर स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसकी बनावट जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, एक आरी की तरह से होती है। जैसे कि वो खाना को जैसे आरी जैसे काटती है तो खाने को डाइजेस्ट करने में काम करती है। यहाँ मैक्सिमम खाने का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड का यहाँ पर निर्माण होता है। ये हमारा बहुत एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। एसआई में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब टीसीएम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ईएवी और चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों में स्मॉल इंटेस्टाइन की स्थिति लोकेशन लगभग सेम है, प्रारंभ में एक समान है। यह जो हमारी ये मेरिडियन है, हाथ की कनिष्ठा उंगली जो स्मॉल फिंगर है, वहां से अंगूठे के जो अंगुली के नाखून की जड़ से स्टार्ट होती है और कान के ललाई तक, लोब के मध्य तक जाती है। चाइनीज एक्यूप्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ऐसा ही 19 जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कान के सामने तक जाती है। तो ये दोनों थोड़ा सा 1 पॉइंट का ही डिफरेंस है। फिर बिंदुओं की संख्या हम जानते हैं कि एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे चाइनीज के एक्यूपंक्चर के हिसाब से 19 पॉइंट्स होते हैं। तो डॉक्टर वॉल ने स्मॉल इंटेस्टाइन में 10 नए बिंदु की खोज करी है। तो 10 नए बिंदु की खोज करी तो ये 19 + 10 29 पॉइंट्स टोटल हो गए हैं। एसआई 19 जहां हम मुंह खोलते हैं, तो मुंह खोलते हैं तो यहाँ कान के पास में गड्ढा आता है, वहां पर आता है। फ्लाइट में अगर ईयर पेन होता है तो भी वहां पर हम प्रेशर देते हैं तो उसमें आराम मिलता है। एसआई की लंबाई हमारी लगभग 22 से 24 फीट होती है और इसके हम बुक में आते हैं एक बार 10 नए पॉइंट हैं। तो हम इसके बारे में आगे हम जब सारे पॉइंट्स आएंगे तो हम एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10 नए बिंदु इन्होंने खोजे हैं। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में 14 बिंदुओं को उन्होंने, डॉक्टर वॉल ने वही पॉइंट्स है उनको फिर से परिभाषित किया है। फिर कुछ सीएमपी पॉइंट हैं, कुछ हमारे ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है। ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट वो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट जो हमारा ऑर्गन है उसको स्पाइन और ब्रेन से जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट पॉइंट्स पर आते हैं। हम पेज नंबर 87। तो एक एक पॉइंट के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा SI1। SI1 हम राइट में लगाते हैं तो उसके अलग इफेक्ट होते हैं, लेफ्ट में लगाते हैं तो अलग इफेक्ट होते हैं। SI राइट में अगर हम लगाते हैं तो ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा टर्मिनल पोर्शन ऑफ इलियम। छोटी आंत जो होती है हमारी, उसका नीचे का तीसरा इलियम जो होता है वो नीचे का अंतिम भाग है। तो इसमें हमारे क्या क्या होता है, इलोसिकल वॉल्व। और इलोसिकल वॉल्व जो होता है ये एक स्पिंचर होता है जो कि SI से LI को ब्लड फ्लो को कंट्रोल, SI से LI में जो ब्लड कंट्रोल जाता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो उसमें इलियोसिकल वॉल्व होता है और इलियम होता है। तो ये हमारा अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिसाइटिस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने में भी और ट्रीट करने में भी SI1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SI1 राइट में लगाते हैं तो टर्मिनल एंड ऑफ इलियम। फिर SI4 राइट में लगाते हैं तो सिक्कम, सिक्कम हमारा LI का फर्स्ट पार्ट है। LI4A राइट में लगाते हैं तो ये मेजरमेंट पॉइंट है अपेंडिक्स का। LI1C और SI1C और LI1-1 ये हम अपेंडिसाइटिस के लिए
पॉइंट्स हम यूज करते हैं। इन क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस, अगर क्रॉनिक है एपेंडिसाइटिस तो उसको हम Li4A राइट में भी लगाते हैं। इफ इट स्टिल परसिस्ट, अगर फिर भी अगर ये रहता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो इलोजिकल लिम्फ नोड की कोई प्रॉब्लम है, उस लिम्फ नोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। या फिर अगर किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है तो स्कार एडेशन कोई जैसे कि अगर ऑपरेशन कराने के बाद में चिपक जाती है वो उनकी दीवारें जो होती है आपस में चिपक जाती हैं, तो उसके लिए हम Li और Si के पेरिटोनियम पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे, जो कि हमारे Li1C और Si1C हैं। तो इन पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब है ये इसका रेडिएशन अगर हो रहा है तो इन पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। अगर हम लेफ्ट में लगाते हैं Si1 को तो ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा इलियम लेफ्ट साइड का। फिर इट इंक्लूड्स lymph पॉलीसाइल कॉल्ड पेयर पैचेस होते हैं, एक चिट्टे पड़ जाते हैं स्किन पर। तो ये इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या मैकल्स डाइवर्टिकल, ये ब्लाइंड ट्यूब होती है एक, जैसे ऐसा ही अगर अंदर से उल्टा हो जाता है तो उसे बोलते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है अंदर से उलट जाए, तो उसे ये बोलते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम लेफ्ट साइड में Si1 को यूज करते हैं। डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट्स a मैकल्स डाइवर्टिकुलम व्हिच कैन कॉज फंक्शनल डिस्टरबेंस। अगर डेफिशिएंसी अगर है यहाँ पर तो इसका मतलब है तो कि कहीं ना कहीं मैकल्स डाइवर्टिकल के प्रॉब्लम में, मतलब ऐसा ही उल्टा हो रहा है, तो ये फंक्शनल डिस्टरबेंस इसके कारण हो सकता है। अगर SI1 को हम राइट और लेफ्ट दोनों में ट्रीट करते हैं तो ल्यूकेमिया, इसमें WBC जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं। WBC हमारे 4000 से 11,000 तक की इसकी लिमिटेशन होती है, तो अगर ये बढ़ जाता है तो उससे ब्लड कैंसर भी हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा WBC हो जाते हैं, ऐसा बोन मैरो में खराबी के कारण होता है। ब्लड कैंसर में जो WBC होते हैं वो 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम होती है तो हम SI1 को दोनों तरफ यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1-1, खाना ना पचे तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। SI1-1 हमारा लिम्फ वेसल का पॉइंट है। ये हमारा डियोडनम का 1, 2, 3, 4 और जीजनम और इलियम का। अगर खाना ना पचे तो हम इसको पॉइंट को यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, डियोडनम के 4 पार्ट होते हैं। डियोडनम के D1, D2, D3, D4। D1 होता है वो गैस्ट्रो डियोडनल आर्टरी का पॉइंट है, आर्टरी है आती है इसमें, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन से रिलेटेड होता है। ये जो D1 होता है ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। D2 जो डेनम का दूसरा पार्ट है, ये इंफीरियर वेना कवा के राइट में होता है। ये इंफीरियर वेना कवा एक सबसे लंबी वेन होती है जो हमारी लोअर बॉडी, जो डायफ्राम के नीचे की जो बॉडी होती है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में लेके जाती है। तो ये इंफीरियर वेना कवा के राइट में होता है D2, ये डिसेंडिंग सेगमेंट होता है। फिर हमारा है D3 जो ड्यूडेनम का थर्ड पार्ट है, ये क्रॉसेस इन फ्रंट ऑफ द एओटा, एओटा के फ्रंट में क्रॉस करता है, और एओटा और इंफीरियर वेना केवा वहां पर ये क्रॉस करता है। ये हमारा D3 है। ये ड्यूडेनम के एंड में सी लूप बनाता है, ज्यादातर ये हॉरिजॉन्टली होता है। D4 जो फोर्थ पार्ट होता है वो असेंडिंग सेगमेंट होता है। डियोडनम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। हमारा जो डियोडनम होता है वो वाटर, पानी को भी, इलेक्ट्रोलाइट्स को और न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जीजनम जो होता है, जो एसआई का मिडिल पार्ट होता है, वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, ये सारे के सारे वो एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। इलियम एसआई का लॉन्गेस्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट है। भी विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन, अगर हमें विटामिन B12 की कमी हो रही है, बाइल सॉल्ट की हो रहा है, एब्जॉर्ब करने की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इलियम पे ट्रीट करेंगे। तो ये एसआई का लास्ट पार्ट है और एलआई के फर्स्ट पार्ट और सिक्कम से ये जुड़ा होता है। तो हम SI1-1 में ये मेजरमेंट पॉइंट है हमारा लिम्फ वेसल ऑफ डियोडनम का 1 से 3 तक जो अभी हमने देखा, विद लिम्फ वेसल ऑफ टर्मिनल इलियम जहां पे वो मुड़ रहा है, तो टर्मिनल इलियम जहां पे वो मुड़ता है। फिर अगर लेफ्ट में लगाते हैं तो लिम्फ वेसल ऑफ डियोडनम 4 वाला, 4 का लिम्फ वेसल है ये जीजनम और इलियम, ये हम लेफ्ट में यूज करते हैं। उसके बाद हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। थोड़ी सी लोकेशन हम देख सकते हैं। हमारी जो स्मॉल फिंगर है उसमें बाहर की तरफ ये हमारा पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर से नाखून के पास में डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स हम जानते हैं इन और यंग बॉर्डर में होते हैं, और जहाँ पे ग्रूव आता है वहां पे ये पॉइंट होते हैं। जहाँ पे हमारी हड्डी के दोनों तरफ ग्रूव आ रहा है वहां पे ये पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं। SI1 से लेके SI4A तक यहाँ पर हमने पॉइंट दिखाए हैं। फिर छोटी आंत का ये हमने ड्यूडेनम पढ़ लिया अभी।
और इसके बाद में SI1A आता है। SI1A हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस का पॉइंट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ये, जो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो राइट में अगर हम SI1A को यूज करते हैं तो ये सुपीरियर यानी कि अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, मेसेंट्रिक प्लेक्सस वो होते हैं जो इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के लिए हम SI1A राइट में यूज करते हैं। It is an autonomic innervation point. This energizes the right half of the small intestine. तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का राइट साइड का आधा भाग है, वहां पे उसके लिए ये ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट है, यानी कि वहां से ये हमारे ब्रेन से कनेक्ट करने वाला पॉइंट है। लेफ्ट में अगर हम यूज करते हैं तो ये इंफीरियर लोअर मेसेंट्रिक प्लेक्सस है। तो ये वो वाला नेटवर्क होता है जो लोअर एब्डोमेन डेट सप्लाई हिंडगट और दूसरे ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई करता है। फिर इट इज एन ऑटोनॉमिक इनर्वेशन पॉइंट, दिस एनर्जाइजेस द लेफ्ट हाफ ऑफ कॉलन। अगर लेफ्ट हाफ का करना है हमें ट्रीटमेंट कहीं जो ऑटोनॉमिक इनर्वेशन से जो ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, तो हम लेफ्ट में SI1A को यूज करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हेमोरॉइडल प्लेक्सस। अपर हेमोरॉइडल प्लेक्सस भी ये कहलाता है। दिस पॉइंट इज pertaining to the mesentery of fibrous tissues supporting the intestine and the bowels. Fibrous tissues जो सपोर्ट कर रहे हैं वहां से इनर्वेट कर वो वहां से इन सबको इनर्वेशन कहाँ से इनर्वेट होगा वो हम आगे देख लेते हैं। ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस होता है, ये डेयोडनम को इनर्वेट करता है, पेनक्रिया को, जिजनम को, इलियम को, सिक्कम को, एसेंडिक कॉलम को, ट्रांसवर्स कॉलम को, ओवरी को, और इसमें लिखा है SI1A राइट कंट्रोल्स एंड बैलेंस सप्लाई एंड एक्सक्रेशन ऑफ बाइल्स इन ड्यूोडनम। तो ये हमारा बाइल्स में ड्यूोडनम में जो बाइल्स का एक्सक्रेशन होता है उसको ये कंट्रोल भी करता है और उसको बैलेंस भी करता है, और उसके सप्लाई होती है उसको बैलेंस भी करता है। ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1B। ये हमारा CMP पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। CMP पॉइंट हम हमेशा यूज करते हैं, अगर हमें कुछ दूसरे पॉइंट भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में हम जानते हैं कि हम CMP पॉइंट को जरूर यूज करते हैं। SI1B हमारा ड्यूोडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन का CMP पॉइंट है। फिर ये CMP फॉर अगर हम इसे लेफ्ट में यूज करते हैं तो CMP फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ड्यूोडेनम दोनों में है ये। फिर irritation of the duodenum and small intestine can be measured and treated here. ट्रीट फॉर शोल्डर एंड स्कैपुला पेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर शोल्डर में या स्कैपुला में पेन हो रहा हो तो हम SI1B को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI1C। ये पेरिटोनियम का पॉइंट है। राइट में अगर हम ये यूज करेंगे तो इट इज ए सीरियस मेम्ब्रेन पॉइंट। पेरिटोनियम इज द रीजन ऑफ ड्यूोडेनम 1 to 3 वन से लेके 3 तक एंड द टर्मिनल इलियम। तो वहां तक के ये ड्यूोडेनम का 1 से 3 और इलियम का ये पेरिटोनियम जो बाहरी आवरण होता है उसका लिए SI1C पॉइंट है ये। लेफ्ट में यूज करते हैं तो पेरिटोनियम इन द रीजन ऑफ ड्यूोडेनम 4 और जिजनम और इलियम का वहां का पेरिटोनियम का ये पॉइंट है। फिर अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद स्कार एडिशन अगर होता है, जो आपने देखा आपस में दीवारें चिपक जाती हैं, तो उसका उपचार और निदान भी हम SI1C पर करते हैं। एक पॉइंट हमने SI1 देखा था, SI1 स्कार एडिशन के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट हमें SI1C भी मिल गया है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा SI2। SI2 पॉइंट हमारा इंटीरियर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम का है, जो अंदर का इंफीरियर नीचे का हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ड्यूोडेनम का, विच इज लोकेटेड बिहाइंड पेनक्रिया हेड। जो पेनक्रिया हेड जो होता है, पेनक्रिया का सर होता है, उसके पीछे की तरफ ये पड़ा होता है ये वाला। तो वहां के लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम SI2 को राइट में यूज करते हैं। लेफ्ट में अगर यूज करते हैं तो जिग्नम का पॉइंट है ये, विच इज सिचुएटेड बिलो पेनक्रिया हेड। पेनक्रिया का सर जो होता है उसके नीचे की तरफ ये स्थित होता है जिग्नम। तो वहां के लिए हम SI2 लेफ्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI3। SI3 हमारा डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूोडेनम विद ड्यूोडेनल पेपिला एंड द लोअर ड्यूोडेनम फ्लेक्सर इंफीरियर। जो हमारा ड्यूोडेनम होता है उसका नीचे का जो मोड़ होता है और वहां की उस भाग में जो फुंसियां होती हैं और मांस के अंकुर बन जाते हैं, मांसाकुर बोलते हैं उसे। तो वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां के उपचार के लिए ये SI3 पॉइंट है। और अगर शोल्डर और स्कैपुला पेन होता है तो हमने एक पॉइंट देखा था SI1B। तो SI1B के साथ हम SI3 को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर लेफ्ट में हमें यूज करना हो तो ड्यूोडेनम फ्लेक्सर बिटवीन ड्यूोडेनम एंड द जिग्नम, यानी कि ड्यूोडेनम
और जिज्नम, इनके बीच के जो मोड़ होते हैं, वहां के उपचार के लिए हम SI3 को यूज करते हैं। SI3 लेफ्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI3A। SI3A वेट्रस पेपिला। वेट्रस पेपिला पियर्स प्लेग, ये ड्यूोडेनम में बाइल फ्लो के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। बाइल फ्लो जो ड्यूोडेनम में होता है उसके रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। वहां अगर कोई रुकावट हो जाए तो फुंसियां हो जाती है, चित्तियां पड़ जाती हैं। तो उन चित्तियों को ठीक करने के लिए हम SI3A को यूज कर सकते हैं। फिर हम ये हम राइट में और लेफ्ट में दोनों में हम ये पॉइंट SI3A यूज करते हैं। या तो वेट्रस पेपिला या पेयर्स प्लेग, पियर चित्तियां, उनके लिए हम SI3A यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI4। SI4 हमारा SI4 हमारा गॉल ब्लैडर के ड्यूोडेनम फ्लेक्सर पे ऊपरी भाग पर, ये राइट में अगर हम यूज करते हैं तो अपर हॉरिजेंटल पोर्शन जो होता है ड्यूोडेनम का, वो उसमें हमारे मीडियल इन फ्रंट ऑफ गॉल ब्लैडर लाइंग ड्यूोडेनल फ्लेक्सर सुपीरियर, पक्वाशय जो हमारा ड्यूोडेनम होता है उसके ऊपर वाला जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है उसके ड्यूोडेनल के फ्लेक्सर पर डेवलप ड्यूोडेनम का ऊपरी भाग लगा होता है। तो ये हमारा SI4 उसके लिए पॉइंट है। और इसके लिए हम एक शोल्डर और स्केपुला पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक और पॉइंट मिल गया है, SI1B, SI3, ये 2 पॉइंट थे ही, और SI4, ये 3 पॉइंट हमको शोल्डर और स्केपुला पेन के लिए मिल गए हैं। लेफ्ट में यूज करते हैं तो ये हमारा असेंडिंग पोर्शन होता है ड्यूोडेनम का, उसके उपचार के लिए अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI4A, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। छोटे छोटे मटर के साइड के इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं ये, जो एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं, एब्डोमेन में स्थित होते हैं ये, और इंटेस्टाइन से लिम्फ ड्रेन में हेल्प करते हैं ये, जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होते हैं ये डिफेंस सिस्टम का है पार्ट होते हैं, शरीर की रक्षा करने में, अंदर का वहां के प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो हम SI4A पॉइंट को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। SI5 SI5 हमारा सेकंड मेजरमेंट पॉइंट है प्रॉक्सिमल रिस्ट जॉइंट का। रिस्ट जॉइंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर हमारे रिस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये हम SI5 को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। SI6 SI6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए है। गर्दन की अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है तो हम SI6 को यूज कर सकते हैं। SI7 नर्व्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, ये हमारे हाथों और बाहों की जो ऊपर का अपर एक्सट्रीमिटी होती है उसकी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हियर द नर्वस फंक्शन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, तो इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं यहाँ से और ट्रीट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं नर्वस सिस्टम के लिए। इफ द इरिटेशन इन अपर एक्सट्रीमिटी इज ड्यू टू, या तो वो बोन या टेंडन्स अफेक्शन के कारण है, तब तो हम UB11 को ट्रीट करेंगे, ये हमारे ब्लड पॉइंट भी है UB11। तो अगर बोन और टेंडन के कारण अगर यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो UB11 को भी इसके साथ यूज करेंगे। और फिर नर्व अफेक्शन, ट्रीट SI7, अगर नर्व के कारण नर्व अफेक्शन के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके साथ हम इसमें SI7 यूज करेंगे। और अगर मस्कुलर अफेक्शन के कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है हाथों में तो हम SI9 को यूज करेंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो तीनों में, SI7 में, UB11 में और SI9 में, तीनों में हम दाना मेथी का एक एक दाना लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI8, एल्बो जॉइंट के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो ट्रीट SI8, CI3 सर्कुलेशन मेरिडियन का पॉइंट है ये, और LI11, ये टेनिस एल्बो के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये। टेनिस एल्बो, ये टेंडन्स में स्वेलिंग हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उसके लिए हम ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है SI9। SI9 हमारा SMP पॉइंट है, मस्कुलर मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी इंक्लूडिंग मसल्स ऑफ आर्म्स। तो अपर एक्सट्रीमिटीज और आर्म्स के मसल्स के लिए ये हम SI9 को यूज कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स एंड टेंडन्स ऑफ द अपर आर्म, फोर आर्म एंड हेड। ऊपर की हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी है वहां की सारी मसल्स के लिए हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट्स अ टेंडो टेंडोमाइसाइट्स और टेंडोवेजाइनाइटिस ऑफ द फोर आर्म, ये हमारे इन्फ्लामेशन के नाम है। टेंडोमाइसाइटिस और टेंडोवेजाइनाइटिस ये एक इन्फ्लामेशन के नाम है। तो यहाँ पे अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है तो इसका मतलब ये यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो हम SI9 को यूज कर सकते हैं। SI10 हमारा थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है शोल्डर जॉइंट
पोस्टीरियर पोर्शन अब शोल्डर जॉइंट में भी हमारा पीछे का भाग जो होता है, तो उसके लिए हम SI10 को यूज कर सकते हैं। SI15 SI15 हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हम जानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ये आगे इंटीरियर आगे के भाग का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो उसके लिए हम जानते हैं TW16 बहुत अच्छा पॉइंट है और GB20 बहुत अच्छा पॉइंट है। एक इसमें हम ऐड कर सकते हैं TW3। तो TW3 भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट हम इसके SI15 के साथ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI16। SI16 हमारा बोलने के लिए, अगर हमारा बोलने में कोई खराश आ रही है तो बहुत अच्छा पॉइंट है। क्रेनियल सेगमेंट ऑफ वेगस नर्व, जो 10वीं क्रेनियल नर्व है हमारी वेगस नर्व, जिसे उसके कपालीय भाग का ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेजरमेंट पॉइंट है। टिट हियर टू बैलेंस द ऑटोनॉमिक स्टीरियन ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेरिंग्स में अगर बोलने में हमें वो खराश खराश कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम SI16 को यूज करेंगे। इसके साथ साथ हम UB10A, जो अपर सर्वाइकल गैंग्लियन फॉर लेरिंग्स एंड फेरिंग्स ब्रांचेस हैं। ये ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं जो सेल बॉडी में जो पड़े होते हैं, जो सर ने हमें समझाया था। तो उसके अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम UB10A को यूज करेंगे। और सर्वाइकल पार्ट ऑफ वेगस नर्व फॉर द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये लैरिंग्स को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ये, तो उसके लिए हम ST8C को यूज करेंगे। और फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ द वेगस नर्व विच गिव्स पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू लैरिंग्स और फेरिंग्स, जो हमारी ये फेरेंजियल एक प्लेक्सस होती है जो हमारी वेगस नर्व होती है, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है लेरिंग्स और फेरिंग्स को। तो उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ST8D को यहाँ पर यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है SI17A। SI17A हमारा फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैंडिबुलर बोन। ये मैंडिबुलर लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ये सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ये हमारी फेस की बोन होती है। तो ये हमारे फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैंडिबुलर बोन का पॉइंट है। एज ओडोंटन, नीचे का 8वां दांत, जो अभी सर ने समझाया था। तो लोअर विस्डम टीथ होता है ये, नीचे की तरफ जो हमारी अक्ल दाढ़ होती है वहां का पॉइंट पार्ट होता है ये। तो वहां के लिए हम SI17A को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI17B। ये हमारा फिफ्थ सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी बोन। ये हमारा आई सॉकेट और नोज का पार्ट होता है। तो ये हमारा एट्थ ओडोंटन, ऊपर का जो 8वां दांत है वो हमारा नीचे का था, ये हमारा ऊपर का विस्डम टीथ होता है। उसके लिए हम SI17B को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI18। SI18 हमारा क्रेनियल नर्व है, ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। तो ये एट्थ हमारी क्रेनियल नर्व है, उसके लिए SI18 बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये हमारा ऐसा उसके वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व उसको बोलते हैं, उसके लिए हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा SI18A। ये हमारा ऑप्टिक ऑटिक गैंग्लियन गैंग्लिया, कान संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कान में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां के लिए ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है, यानी कि ये सीधे वहां से हमारे ब्रेन को, स्पाइन और ब्रेन से उसको जोड़ती है ये वाली नर्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा SI18B। SI18A ये एक छोटी ऑटिक गैंग्लियन जो होती है, एक छोटी सी ओवल शेप की नर्व सेल बॉडी का कलेक्शन होता है, ये कान से रिलेटेड होती है। SI18B, SI18B हमारा अपर जॉ सेक्शन के लिए, जिसे मैक्सिला बोलते हैं, वहां के लिए है ये। तो अपर जॉ सेक्शन के लिए है सिक्स्थ नाइन्थ ओडोंटन, इसके लिए है ये रिट्रोमोलर स्पेस ऑफ द मैक्सिलरी बोन, ऊपर के जबड़े में जो अंतिम दाढ़ के बाद का जो खाली स्थान होता है, जैसा कि अभी हमने स्टमक में सर ने हमें समझाया था कि वहां पे अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर एक अंतिम दाढ़ के बाद का खाली स्थान होता है, तो उसके लिए हम SI18B को यूज करेंगे। फिर SI19 अगर सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम SI19 को यूज करते हैं। एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल का है, बाहरी कान और बाहरी श्रवणनलिका का मेजरमेंट पॉइंट है। एक्सटर्नल ईयर में हमारे क्या क्या आते हैं, पीना, पीना यानी कि बाहरी कर्ण, और ऑरिकल बोलते हैं इसे। एक्सटर्नल ऑस्टिक मीटस, बाहरी कर्ण, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये कैनाल होती है, उसको बोलते हैं। EAV के अनुसार यह बिंदु ईयर लोब के मध्य में स्थित है। ये लोब जो हमारे कान के लोब के बीच में स्थित होता है, यह लोकेशन हमारे SI19 उस चाइनीज वाली लोकेशन से ये डिफरेंट है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
फिर है नेक्स्ट, इसमें बताया है सेकंड स्पेशल नोट में लिखा है एसवीपी, एक सेकेंडरी वेसल ट्रेवल्स फ्रॉम, एक सेकेंडरी वेसल होती है जो हमारी SI-18A से गॉल ब्लैडर 1A तक ट्रेवल करती है, वहां तक जाती है। इन द मिडिल ऑफ दिस सेकेंडरी वेसल इन इज एम्पी फॉर पेट्रो पैलेंटाइन गेंगिलोन। ये गेंगिलोन होता है पक्षी के पंख जैसे, जैसे पक्षी का पंख होता है वैसे ऊपरी जबड़े, हमारा जो ऊपर का जबड़ा होता है वहां से और तालू के, ये पैलेंटाइन गेंगिलोन का अ, उपचार का ये पॉइंट है। फिर है इन नर्वस डिजीज ट्रीट एसआई एंड डिओडनम। अगर नर्वस डिजीज, नर्वस की कोई प्रॉब्लम हो, नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडनम को भी साथ साथ में ट्रीट करना चाहिए। पेन इन राइट शोल्डर में अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिओडनम और एसआई में भी डिस्टरबेंस हो सकता है, मे बी, तो हम उसमें उसे भी देखना चाहिए। अपेंडिसाइटिस हम जानते हैं, अपेंडिसाइटिस के लिए भी हम एसआई को ट्रीट करते हैं। फिर है डायग्नोस एंड ट्रीट SI-1A टर्मिनल इलियम, ये फाइनल पार्ट होता है SI का, तो उसके लिए हम SI-1 राइट में ट्रीट करते हैं, और LI-4A राइट में हम अपेंडिक्स और इलोसिकल लिम्फ नोड के लिए ट्रीट करते हैं। ये अपेंडिक्स हमारा राइट साइड होता है, इसलिए दोनों पॉइंट राइट साइड के पॉइंट हैं। अगर गैस्ट्रो डेंटाइटिस यानी कि ड्यूोडेनम में अल्सर हो जाता है, अभी हमने स्टमक में अल्सर देखा था, हमारी सुधा मैम ने बताया था स्टमक में अल्सर के लिए, अब यहाँ ड्यूोडेनम में अल्सर हो गए हैं तो हम कौन कौन से पॉइंट यूज करेंगे? SI-1B राइट में, ये हमारा CMP पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगर सेरस मेम्ब्रेन पॉइंट, यानी कि अगर कोटिंग के लिए अगर कोई SI की कोटिंग का कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे उसके लिए SI-1C राइट में यूज करेंगे। फिर अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस, दिस इसके लिए हम SI-1A राइट में ट्रीट करेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा था। दिस पॉइंट कंट्रोल्स एंड बैलेंस सप्लाई एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल्स इन डिओडनम, तो ये हमारा डिओडनम में बाइल्स की सप्लाई को और एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है। SI-2 राइट में हम लोअर हॉरिजेंटल पोर्शन, जो डिओडनम का जो हॉरिजेंटल पोर्शन नीचे की तरफ होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम SI-2 राइट में ट्रीट करेंगे, अगर यहाँ पे कहीं भी डिओडनम में अल्सर हो जाए तो। अब डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ डिओडनम में अगर वहां अल्सर होते हैं तो SI-3 राइट में हम ट्रीट करेंगे। फिर राइट पोर्शन ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक, स्टमक की बॉडी के राइट पोर्शन में होते हैं तो ST-43 राइट में, और पाइलोरस का मेजरमेंट पॉइंट है हमारा ST-45 राइट, में। ये सब हमारे दोनों पॉइंट स्टमक के आए हैं जो अभी हमने देखे थे। दिस बैलेंसेस एसिड बेस रेशियो इन स्टमक, अभी हमने सुधा मैम ने भी हमें बताया था कि अगर स्टमक में एसिड बेस का रेशियो बिगड़ गया है तो हम ST-45 राइट में ट्रीट करके उसे ठीक कर सकते हैं, तो उसके कारण भी अल्सर हो जाते हैं। एक CV-4, ये अलार्म पॉइंट है। अलार्म पॉइंट वो होता है जहां से हम पता लगा सकते हैं उसकी स्थिति का, कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है, तो CV-4 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट है। तो अगर हमें ड्यूोडेनम में कहीं भी अल्सर होते हैं, तो ये अलग अलग जगह बता रखा है, तो जहां पे अल्सर होते हैं तो हम उस पॉइंट को ट्रीट करके अल्सर की प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी पॉइंट्स हैं डॉक्टर पॉल के। तो हम SI के बाद हम सर किडनी पे आ जाए। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो किडनी मेरिडियन में हम आते हैं पेज नंबर 194। इसका अलार्म पॉइंट है गॉल ब्लैडर 25। अलार्म पॉइंट हम जानते हैं वो पॉइंट होता है जिससे हम ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ सकते हैं। इस बिंदु पर एनर्जी बढ़ी है या घटी है तो ऑर्गन हम जान सकते हैं कि एक्सेस हुआ है या डिफिशिएंट हुआ है। तो ऑर्गन में कोई बीमारी है, ऑर्गन हमारा ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अलार्म पॉइंट से हम पता कर सकते हैं। क्लासिकल चाइनीज में K1 हमारा हम जानते हैं पैर के तलवे में आता है, तो पैर के तलवे से स्टार्ट होके K27 हमारा क्लेविकल बोन के पास में खत्म होता है। डॉक्टर वॉल के अकॉर्डिंग, जब डॉक्टर वॉल ने डर्मिनल मशीन से पता किया तो उनका K1 थोड़ा सा डिफरेंट है। K1 हमारा स्मॉल टो के भीतरी तरफ, अंदर की तरफ नाखून की जड़ से प्रारंभ होता है, तो K1 की लोकेशन यहाँ डिफरेंट हो गई है। EAV में K1 को डीप लिम्फ पॉइंट भी बताया है, ये किडनी के क्लीनिंग का पॉइंट है। तो डॉक्टर वॉल के वैसे तो हमारे इसमें चाइनीज एक्यूपंक्चर में 27 पॉइंट्स होते हैं किडनी में, लेकिन किडनी में डॉक्टर वॉल ने 11 नए बिंदु पॉइंट्स खोजे हैं, तो 27 + 11 हमारे पास 38 पॉइंट्स हो गए, और ये बाइलेटरल होती है ये। अब है इसके बाद हम पॉइंट्स पर आते हैं। तो इसमें 11 नए बिंदु खोजे हैं,
जिनको हम बाद में देखते हैं। एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 11 नए बिंदुओं को उन्होंने फिर से परिभाषित किया है। उसके बाद में एक डीप लिम्फ का किडनी का पॉइंट है, जो अभी हमने देखा था। K1 डीप लिम्फ का पॉइंट है किडनी को डिटॉक्स करने के लिए। फिर किडनी मेरिडियन को प्रभावित करने वाले ये प्लेक्सिस, ये ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट है, जो कि सीधे हमारे स्पाइन और ब्रेन से उनको पॉइंट को जोड़ते हैं। तो इन्हें ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में किडनी और एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित लिम्फ वेसल का एक बिंदु K1-1 बताया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट बताया है। फिर उसके बाद में K14 पेरिटोनियम और सेरस मेम्ब्रेन का पॉइंट है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हम आगे एक एक पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हम सीधे 197 सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। ऑटोनोमिक इनर्वेशन जो पॉइंट होते हैं, ये सारे नर्व्स के पॉइंट होते हैं। इनका कनेक्शन स्पाइन से ऑर्गन को और ऑर्गन से ब्रेन को जाता है। तो या तो वह ऑर्गन स्वयं या आसपास का कोई ऑर्गन जिसके आदेश पर वह काम कर रहा हो, या फिर जो सिस्टम उसका मेंटेनेंस कर रहा हो, यानी कि नर्वस सिस्टम मेंटेन करता है, तो वो सिस्टम भी उस ऑर्गन को बीमार कर सकता है। तो सारे पॉइंट नर्वस सिस्टम के पॉइंट होते हैं, जो किडनी के अलग अलग भाग को उस भाग में इनर्वेट कराती हैं। और किडनी का कोई गंभीर रोग है तो किडनी पर तो हम उपचार देंगे ही, इसके साथ साथ में हम नर्वस पॉइंट के ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट को भी उपचार देकर ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो पावरफुल हो जाएगा। फिर है, अब हम आते हैं इसमें इसके पॉइंट्स पर आते हैं। K1 सबसे पहला पॉइंट है हमारा K1। एक इसमें लास्ट पॉइंट और था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम उसका एक पार्ट है। तो उसमें दो किडनी होती हैं जो यूरिन बनाती है, दो यूरेटर होते हैं जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाते हैं, उसका पाथवे वो होता है। एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, और एक यूरेथ्रा होती है जो यूरिन को ब्लैडर से बाहर निकालता है। तो इस तरह से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यूरिनरी सिस्टम का ये हमने देख लिया। अब हम K1 पर आते हैं। K1 हमारा रीनल पेल्विस का पॉइंट है। तो पेल्विस पेल्विस वो पार्ट होता है जहां से यूरिन छन कर आता है। तो इसे किडनी का नाभि का पॉइंट कहते हैं। अगर किडनी को बैलेंस करना है तो हम K1 को ट्रीट करके उसकी नाभि को बैलेंस कर दें, तो किडनी भी बैलेंस हो जाती है। तो क्लीनिंग के लिए और बैलेंस के लिए ये हमारे पॉइंट, हमारे क्लीनिंग और बैलेंस दोनों के लिए हमारे कुछ पॉइंट्स में दे रखे हैं। तो इनकी जो लोकेशन है वो थोरेसिक 12 से लेकर लंबर 3 तक है। और ये सबसे पहला पॉइंट है ST44C। ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यूज करेंगे। नाभि खसकने का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, सुधा मैम ने बताया था। तो मेजरमेंट पॉइंट है ये कॉलिक प्लेक्सस का। ये अपर एब्डोमेन में बंडल ऑफ नर्व होती हैं जो ब्रेन में पेन का सिग्नल देती हैं, उसे कॉलिक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा UB16। ये लेफ्ट और राइट दोनों में अगर हम यूज करेंगे तो मेजरमेंट पॉइंट है हमारा थोरेटिक पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व का। फिर सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्व हम जानते हैं। सिंपैथेटिक जो हमें फ्राइट एंड फ्लाइट में काम करते हैं, जैसे हमारे एकदम से कुत्ता आ जाए तो हम जो एकदम से भागते हैं तो वो, और सिंपैथेटिक नर्व काम करती है। और पैरासिम्पैथेटिक यानी आराम के समय। तो ये सिंपैथेटिक नर्व का ये थोरेटिक पार्ट का UB16 पॉइंट है। K1-2 लेफ्ट और राइट अगर यूज करते हैं तो रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है ये। फिर K21 हमारे लेफ्ट एंड राइट पे यूज करते हैं तो हेपेटाइटिक यानी कि लिवर से रिलेटेड है ये। तो लिवर से की ब्रांच का ही वेगस नर्व का पॉइंट है। K19 लेफ्ट और राइट पे यूज करते हैं तो रीनल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का ये हमारा पॉइंट है। फिर रीनल पेल्विस किडनी और यूरेटर को जोड़ता है, जंक्शन होता है ये, एक कीप होता है। यह फनल शेप का होता है। रीनल पेल्विस, यूरेटर, ब्लडर और यूरेथ्रा चारों मिलकर यूरिन को कलेक्ट करने और शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ये भी हमने देखा था। इस कार्य में अगर इन्फेक्शन और कहीं व्यवधान आ जाता है तो हम इन पॉइंट्स को यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा K1-1। K1-1 पॉइंट हमारा किडनी के लिम्फ वेसल का पॉइंट है, क्लीनिंग का पॉइंट है। किडनी के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रिनल और एक मेडुला। मेडुला अंदर वाले भाग को बोलते हैं। तो K1-1 एड्रिनल ग्लैंड का भी लिम्फ यानी क्लीनिंग का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1-2। ये हमारा रीनल प्लेक्सस का पॉइंट है। ये नर्वस सिस्टम का पॉइंट है हमारा। प्लेक्सस यानी नर्वस सिस्टम का से जोड़ता है उसको, यानी नर्वस सिस्टम के माध्यम से किडनी को ये कनेक्ट करता है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमें बॉडी को बताना नहीं पड़ता है कि क्या काम करना है।
वो अपने आप ये काम करती रहती है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं। इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्व का भी ये पॉइंट है। दो तरह की नर्व होती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। कोई कहीं सिक्रेशन बढ़ाना है या कहीं कम करना है, तो अलग अलग जगह ये या तो श्रिंक होती है या फिर फैल जाती है। तो बहुत सारे काम ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमारी करती हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है, ये हमारा K1-2। ये रीनल प्लेक्सस का इनर्वेशन है। किडनी, टेस्टिकल, ओवरी को इनर्वेट करता है। गंभीर रोगों में इस पॉइंट को हम यूज करते हैं। तो अगर यूज करते हैं तो उपचार की इंटेंसिटी हमारी बढ़ जाती है। ये हमारे मूत्र को रोकता है और स्पिंचर को बंद करता है। तो ये जो स्पिंचर होता है उसको कंट्रोल करने का भी ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1-3। एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं बुक में। तो ये हमारी जो स्मॉल टो है, वहाँ अंदर की तरफ ये पॉइंट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं K1 से लेके K1-B तक बताया है। K1B तक के पॉइंट जो है उनका पाथवे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मतलब K1 जो मेन तो K1 डिफरेंट है। उसके बाद के पॉइंट जो K2 आएगा, उसके बीच में उन्होंने, डॉक्टर वॉल ने ये पॉइंट्स हमारे नए नए निकाल दिए हैं। तो K1B तक के पॉइंट का पाथवे अलग है, बाकी के काफी कुछ हमारे सेम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K1-3। K1-3 हमारा यूरेटर और किडनी दोनों का हमारा CMP पॉइंट है। CMP पॉइंट हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये हमारा K1-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम ज्यादातर टोन करते हैं। K1-4 ये भी टोन करने वाला पॉइंट है। ये पेरिटोनियम का पॉइंट है। तो किडनी का जो एक झिल्ली होती है चारों तरफ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पॉइंट है। तो जो हमारा लेफ्ट किडनी होती है, पजेस लेसर पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम देन द राइट किडनी। राइट किडनी हमारी थोड़ा सा ज्यादा एरिया घेरती है, उसका पेरिटोनियम लेसर, क्योंकि लेसर वाली थोड़ी छोटी होती है। फिर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेरिटोनियम विच कवर्स द किडनी ओनली इन द लेटरल एंड अपर पोर्शन ऑफ द किडनी। ये हमारे पेरिटोनियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है K1-4। तो ये हमारा पेरिटोनियम का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है K1-A। K1A, K1A हमारा यूरेटर का पॉइंट है। तो यूरेटर का K1-3 भी आया था हमारा, तो इसके साथ साथ हम K1-3 को भी यूज कर सकते हैं। किडनी हमारी पीछे की तरफ होती है और ब्लैडर हमारा आगे की तरफ होता है। तो एक पाइप होता है जो पीछे से आगे की तरफ जुड़ा होता है, वहां से पीछे से आगे की तरफ आता है। तो ये आगे वाले एरिया का ये यूरेटर का पॉइंट है हमारा K1A। तो किडनी स्टोन अगर का पेन होता है तो आगे की तरफ बहुत ज्यादा अनटॉलरेबल होता है। तो इसमें हम K1-3 और K1A ये दोनों पॉइंट यूज करके हम ट्रीट कर सकते हैं। K1B, बहुत ज्यादा थकान होती है तो हम इसको यूज करके टोन करके यूज कर सकते हैं K1-B को। K1B हमारा सुप्रा रीनल एड्रिनल का सुप्रा रीनल ये सुप्रा रीनल प्लेक्सस जो होता है, उसका दूसरा नाम होता है हमारा एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम है सुप्रा रीनल प्लेक्सस। तो ये सुप्रा रीनल एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है। ये एड्रिनल ग्लैंड का नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्व का पॉइंट है ये। इसका इनर्वेशन कहाँ कहाँ होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स पर होता है। एब्डोमिनल पार्ट ऑफ यूरेटर, जो अभी हमने देखा कि आगे का जो पार्ट होता है, पेट पेट की तरफ वाला जो पार्ट होता है इसका यूरेटर का। और फिर एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रेशंस को ये बढ़ाता है, यानी कि फाइट और फ्लाइट में ये जब सिक्रेशन बढ़ते हैं इससे, तो उनको ये बैलेंस करता है ये। तो K1B को हम यूज करते हैं। K2 पॉइंट हमारा नेफ्रॉन पर काम करता है। किडनी के सेल को नेफ्रॉन हम बोलते हैं, किडनी के जो सेल है हम जानते हैं उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। इसमें अलग अलग भाग होते हैं। यह पॉइंट रीनल मेड्यूला जो अंदर का भाग होता है उस पर काम करता है, जो पिरामिड्स होता है उस पर काम करता है। और पेपिला यानी कि नेफ्रॉन में अगर यूरिन छानने के बाद में पेपिला के थ्रू फिर रीनल पेल्विस में आके यूरेथ्रा में यूरिन आता है। तो ये हमारा K2 उसका पॉइंट है। इसके अलावा इसमें जो और भी भाग शामिल हैं वो रीनल मेडुला, मेडुला अंदर का भाग हो गया। द राउंडेड स्पाइसेस ऑफ रीनल पिरामिड्स, तो पिरामिड्स होते हैं वहां का ये पार्ट इसमें आ गया। फिर पेपिलास विद कलेक्टिंग ट्यूब्स, जो कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है वो भी पार्ट इसमें आ गया। फिर है द मेन एंड एसेसरी रीनल सलाइसस, गुर्दे का मुख्य और सहायक बाहरी दलपुंज जो प्याले के आकार का होता है। स्पेशल नोट में लिखा है डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट्स अ स्टोन और रीनल ग्रेवन। अगर ऊर्जा की कमी है यहाँ पर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किडनी में स्टोन है। तो हम इसको पॉइंट को यूज K2 को पॉइंट को यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K2A। ये रीनल मेडुला का पॉइंट है। तो अंदर वाला भाग होता है रीनल मेडुला हमारा। तो ये ट्रीट्स एक्यूट इन्फ्लामेशन अफेक्शन
किडनी। तो अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन अगर किडनी में हुई है तो उसके लिए हम K2A को यूज करते हैं। स्पेशल नोट में है एन एक्सेस ऑन वन साइड ऑफ K2A। अगर K2A में एक साइड में अगर एक्सेस कंडीशन बता रहा है तो इसका मतलब है फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, फोसाई एंड टॉक्सिकोसिस, यानी कि टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो फ्रॉम टॉन्सिल्स इनकम्बरिंग द किडनी। K2A पर एक तरफ अगर ऊर्जा के ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो फोसाई है टॉन्सिल द्वारा उसका टॉक्सिफिकेशन हो गया है और किडनी उससे प्रभावित हो गया है। तो डर्मेटोन्सिल डॉक्टर वॉल ने इस पॉइंट पर पता करा, जो अगर एक्सेस है तो डर्मेटोन्सिल वो पता करेंगे। एंड एक्सेस ऑन बोथ साइड, अगर वो दोनों साइड K2A में एक्सेस है तो इसका मतलब है एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन आ गई है। फिर है डायग्नोस एंड ट्रीट एक्सक्रीशन डिस्टरबेंस आफ्टर ए क्रॉनिक डिजीज। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक रोग हो गया है उसके बाद में भी अगर यूरिन एक्सक्रीशन में कोई प्रॉब्लम है और उसका हम निदान भी यानी कि डायग्नोज भी और ट्रीटमेंट भी दोनों हम K2A से कर सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगे कि बहुत पुराना रोग है और अगर यूरिन एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम K2A को टेस्ट एंड ट्रीटमेंट से हम कर सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर है इस बिंदु पर ऊर्जा की कमी है अगर, तो इसका मतलब किडनी में जो हमारा डिजनरेशन चालू हो चुका है या किडनी में सूजन आ गई है। तो ऐसे में हमें हमें इस बिंदु को टोन करना चाहिए, यानी कि किडनी कमजोर हो गई है। किडनी कमजोर हो गई है तो हम K2A को टोन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है K3, जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है और ये हमारा टोनिंग पॉइंट है। ये हमारा किडनी का पेरेन्काइमा का पॉइंट है, टिश्यू का पेरेन्काइमा यानी कि टिश्यू का। तो पेरेन्काइमा जो होता है फंक्शनल एलिमेंट होता है ऑर्गन का, उसे बोलते हैं। तो कई बार किडनी सिकुड़ जाती है, उस कंडीशन में K3 हम यूज कर सकते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट है हमारा रीनल ग्लोमेरुलाई एंड ट्यूबुल कंट्रोल, जहाँ ब्लड बनता है उसको ग्लोमेरुल बोलते हैं। तो वहां के लिए हम K3 को यूज कर सकते हैं। फिर ग्लोमेरुलो या नलिकाओं की क्षति होने पर, अगर कहीं ना कहीं अगर ग्लोमेरुलो में और ट्यूबुले में अगर कहीं ना कहीं डिजनरेशन हो गया है, क्षति हो गई है, तो इसका मतलब यूरिन नहीं छनेगा ढंग से। तो यूरिन नहीं छनेगा तो यूरिन में प्रोटीन जाएगा, उसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन जाने लगेगा, तो उसको एल्ब्यूम्यूनेरिया बोलेंगे। तो यूरिन के बाद में बहुत ज्यादा वीकनेस लगेगी। तो इसके लिए हम K3 को यहाँ पर टोन करेंगे। फिर है आर्टरीज ऑफ किडनी। किडनी की आर्टरीज के लिए भी हम इस पॉइंट को यूज करेंगे। अगर नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन हो रही है, पथरी हो रही है, तो भी हम K3 को टोन करेंगे। दिस इज द ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ किडनी, दिस बैलेंस द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर और लिवर, तीनों को ये बैलेंस करता है। यहाँ पर हम ग्लोमेरुलर मेरिलोनेफ्राइटिस, अगर ग्लोमेरुलस में सूजन हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसको हम K3 से ट्रीट करेंगे। रीनल पेरेन्काइमा, अगर वहां पे पेरेन्काइमा में अगर प्रॉब्लम हो गई है, हाथ पैर ठंडे या जमहाई बहुत ज्यादा आ रही है, तो भी हम K3 को टोन करेंगे। और रीनल कैनक्यू कैने कैनेलक्यूली, अगर गुर्दे में किडनी में पथरी हो गई हो, तो भी हम यहाँ पर K3 को टोन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K4। ये एल आई का जो रेक्टम पार्ट है उसके प्लेक्सस का पॉइंट है ये। तो मीडियल एंड इंफीरियर लोअर रेक्टल प्लेक्सस, रेक्टम में अगर वो प्रॉब्लम होती है तो K4 पॉइंट है। अब ये हमारे बहुत सारे पॉइंट आएंगे रेक्टम और एनल्स के लिए। तो दिस इज द ऑटोनोमिक इनर्वेशन पॉइंट ऑफ रेक्टल एंड हेमोरॉइडल प्लेक्सस। तो ये हमारा जो हमारे एनस है वहां से ब्रेन को जोड़ने वाला K4 बहुत अच्छा पॉइंट है। इट इज पैसेज पॉइंट, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी है और हॉटनेस पॉइंट भी है। ट्रीट हाइपर मोशन, अगर बहुत ज्यादा भावुक कोई हो रहा है तो उसको लिए भी हम K4 को यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई एंड इनर्वेट्स, ये किस किस को इनर्वेट करता है, लोअर रेक्टम, एक तो नीचे की गुदा को, और मिडिल रेक्टम, बीच की रेक्टम को। इस बिंदु पर उपचार देने से स्पिंचर स्क्लोज और मल को रोकता है। कई बार ये होता है कि स्टूल कोई रोक नहीं पाता है, जाते जाते ही उसको स्टूल पास हो जाता है, तो उसके लिए वह स्पिंचर कमजोर हो जाते हैं, तो स्पिंचर क्लोज हो जाते हैं। अगर वो क्लोज नहीं हो पाते या खुल नहीं पाते, इस तरह से स्पिंचर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम K4 को यूज करते हैं। और K4 को साथ साथ हम K4A जो हम आगे पढ़ेंगे उसको भी हम यूज कर सकते हैं। K4A हमारा है ही एनल स्पिंचर का पॉइंट है। मल द्वार अगर सिकुड़ जाए या मल त्यागने में परेशानी हो तो हम K4A को यूज करते हैं। मल द्वार फैल जाए तो रोकने की क्षमता घट जाएगी, तो इस बिंदु को हम टोन करेंगे।
कॉन्स्टिपेशन में कई बार जो हमारा एनल का द्वार होता है वो सिकुड़ जाता है, तो हम K4A को यूज कर सकते हैं। K5 K5 भी हमारा एल का एनएस का पॉइंट है ये भी, तो एनल कैनाल का पॉइंट है, एल का लास्ट पॉइंट होता है ये, लास्ट पार्ट होता है ये। तो इसके लिए हम हेमोरॉइड्स पाइल्स के लिए हम यहाँ ट्रीट करेंगे। पाइल्स अगर हेमोरॉइड्स हो गए हैं तो हम यहाँ पर इसको K5 को सेलेक्ट करेंगे। फिर है इंफ्लामेटरी इरिटेशन ऑफ द एनल कैनाल। अगर इरिटेशन हो रही है वहां पे कैनाल में तो भी हम K5 को यूज करेंगे। फिशर, ये पाइल्स का ही बिगड़ा हुआ रूप है फिशर, तो इसके लिए भी हम K5 को यूज करेंगे। और एक्जिमा, अगर वहां पर फुंसी फोड़े हो गए, खुजली हो रही है, तो भी हम K5 को ट्रीट करेंगे। K5A K5 हमारा को टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? मैम ये अलग अलग है, जैसे पाइल्स वगैरह के लिए हम यहाँ पे सेडेट करेंगे। पाइल्स और हेमोरेड्स वगैरह अगर हो गए हैं तो इसके लिए हम फिशर हो गए हैं तो हम यहाँ पे उसको सेडेट करेंगे ओके। जी। K5A हमारा रेक्टम के वीनस फ्लो को बैलेंस करने का पॉइंट है। तो रेक्टस वीनस प्लेक्सस, रेक्टम के वीनस फ्लो को ये बैलेंस करता है। फिर K6 ज्यादातर यहाँ पर सेडेड होता है, ये भी रेक्टम का पॉइंट है। स्टूल पास करने में अगर सूजन आने के कारण प्रॉब्लम आ रही है, कहीं वहां पर सूजन आ रही है रेक्टम में और स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम K6 को यहाँ पर सेडेट करेंगे। ज्यादातर गुदा की कब्ज में इस स्थान में लसिका ग्रंथियों में जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको दबाने से वहां पे पेन होता है, तो हम केसेस को यहाँ पर सेडेट कर सकते हैं। पाइल्स वगैरह हो जाता है उसके कारण। रेक्टम या एनस हेमोरॉइड्स अगर हो गया, मस्सा निकल गया हो, या फिर इंफ्लामेटरी इरिटेशन ऑफ द एनल कैनाल, वहां पर खुजली हो रही हो, सूजन आ गई हो, फिशर इन रेक्टम, अल्सर पड़ गए हो वहां पर, एक्जिमा, खुजली हो रही हो रेक्टम में, तो हम केसिक को यूज करते हैं। K6A K6A हमारा एनल कैनाल और रेक्टम की क्लीनिंग का पॉइंट है। तो वहां पे सूजन हो जाए या वहां पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको क्लीन करने के लिए लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल विद एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है उसकी सफाई के लिए। गुदा और मलद्वार के लसिका स्राव और संबंधित लसिका ग्रंथियों के उपचार का बिंदु है। अगर वहां पे एनस में और मलद्वार में वहां पे लसिका ग्रंथियां बन जाए, गांठें बन जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसके लिए हम K6A को यूज करेंगे। K7 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है, किडनी यांग के फंक्शन को ये मेंटेन करता है, उसके लिए मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल पॉइंट है K7। किडनी यांग के फंक्शन को हमें इम्प्रूव करना है, मेंटेन करना है, तो K7 हमारा सिंगल पॉइंट है। ब्लड के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। रक्त में आई खराबी के उपचार का, अगर ब्लड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो रक्त की केमिस्ट्री में गड़बड़ी होने पर हम जानते हैं कि PN6 SP6 लिवर 5 K7, ये 4 पॉइंट है, उसके साथ ये K7 के साथ 3 पॉइंट और हैं, 4 पॉइंट हैं। तो ब्लड केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए हम इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। ये टोनिफिकेशन पॉइंट है K7 हमारा, किडनी कमजोर हो गई है तो हम इसे टोन करना चाहिए। रात्रि में पसीना आए तो भी हम यहाँ पर उपचार दे सकते हैं। K8 K8 हमारा लिवर, किडनी और स्प्लीन का जंक्शन पॉइंट है। यह एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है क्योंकि जंक्शन पॉइंट है, तो गायना प्रॉब्लम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है K8 हमारा। तो 3 इन क्रॉसिंग पॉइंट है ये। EOV में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EOV हमारा जो है सेमेस्टर 4 में, उसमें भी ये जी क्लेफ्ट पॉइंट के रूप में हमारा K8 पॉइंट मिलता है। K10A हमारा एड्रिनल मेड्यूला, अंदर का जो भाग है उसका पॉइंट है। अगर वहां की कोई प्रॉब्लम होती है, एड्रिनल मेड्यूला की प्रॉब्लम होती है, तो हम K10A को यूज करते हैं। K10B सुप्रारीनल कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम K10B को यूज करते हैं। K19 रीनल रामी ऑफ द वेगस, वेगस नर्व की जो किडनी पर आती है, मतलब वेगस की एक शाखा जो किडनी पर आती है, अगर वहां की कोई प्रॉब्लम होती है तो K19 पर को हम यूज करते हैं। तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच ऑफ रीनल प्रोसेस इसमें आते हैं। और इसके अलावा इट इनर्वेट्स, ये किडनी और एड्रिनल ग्लैंड को भी इनर्वेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रेशन को ये कम करता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। K20 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलिक रामी ऑफ वेगस, तो ये वेगस नर्व की ही एक शाखा है, तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो उसके लिए हम एक तो K20 है और K1 भी बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिए। दिस इज पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच ऑफ कोलिक प्लेक्सस, कोलिक प्लेक्सस के लिए हमने K1 देखा था, तो K1 भी पर हम ब्लैक कलर लगा सकते हैं। इट इनर्वेट्स, ये बहुत सारी जगहों पर इनर्वेशन होता है इसमें, स्प्लीन,
pancreas, duodenum, small intestine, large intestine, including transverse colon, liver and gallbladder। तो देखिए कितने सारे ऑर्गन्स इसमें हमारे अंदर के जो स्टमक के इतने सारे ऑर्गन्स हमारे आ गए, कितने जगह को, कितने सारे ऑर्गन्स को ये इनर्वेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है K20। अ ट्रीटमेंट ऑन दिस पॉइंट, अगर इस पर हम पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो इंक्रीजेस सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन इंसुलिन। अब ये डायबिटीज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन इंसुलिन को सिक्रेशन को बढ़ाता है। इंसुलिन हमारा चाबी होता है कि हमारे जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जाने की चाबी होता है। तो अगर इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा सेल में और डायबिटीज हो जाएगी। तो ये हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को K20 बढ़ाता है। रेट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ठीक करता है, क्योंकि डाइजेशन कैसे होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक होगी तो डाइजेशन भी ठीक होगा, फूड भी एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए हम K20 को यूज करते हैं। इनहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि हमारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने से रोकता है। कई बार क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं, कभी कभी कोई शुगर नहीं लेते हैं, कोई मीठा नहीं खाते हैं, तो भी उनकी शुगर बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगता है, तो उसकी शुगर बढ़ जाती है। तो K20 उसको रोकता है। ये पॉइंट इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाता है। तो इंसुलिन हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन बढ़ेगा तो भी डायबिटीज में काम करेगा, और ये हमारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने से भी रोकेगा। तो K20 हमें नोट कर लेना चाहिए। अगर हमने किसी को डायबिटीज है तो दूसरे पॉइंट के साथ साथ हम K20 पॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा K21। K21 हमारा हेपेटिटिक रामी ऑफ द वेगस। ये लिवर से जुड़ा हुआ है, लिवर से जुड़ा, वेगस नर्व की एक शाखा जो हमारी लिवर से जुड़ी हुई है, वहां उसका पॉइंट है ये। दिस इज पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच ऑफ हेपेटिक प्लेक्सस। पैरासिम्पेथेटिक ब्रांच है ये हेपेटिक प्लेक्सस की। इट इनर्वेट्स, इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और पैनक्रिया, ये 4 ऑर्गन को ये इनर्वेट करता है। लिवर और गॉल ब्लैडर को भी ये स्नायु वितरण करता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा K21। इसके बाद ये हमारा लेसन खत्म हो गया। तो ये हमारा K20 इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम डायबिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो किडनी का चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। सर हो गया, ये आगे तो नहीं बात होना? नहीं ठीक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हमारे बीच में शोभा गुप्ता थैंक मैडम यू भी मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया जो रहा। और हम लोग जो है एक हम लोग का 2 चैप्टर, अब कोई रह गया है क्या इसमें? एक कोई रह गया है शायद, 2-3 रह गए हैं अभी क्या? सर एक तो गॉल ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर। 2-3 रह गए हैं, दो रह गए हैं शायद। 2 है, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है सर। जीबी होगा ना, वो तो छोटा है, जीबी और यूबी तो बड़ा है। कौन सा मैम? सीवी और जीवी भी वो तो हो गए मैम, हो गया। CVGB तो हो गए। ओके ओके। हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को अपने में आत्मसात करते हुए ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो और हमारी थेरेपी में यूज हो, हमारे पेशेंट को यूज हो और हमारी इस थेरेपी का विस्तार हो। यही खेमका सर चाहते थे। उन्हीं के शब्दों में ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग लेते हैं। कान दर्द के लिए थैंक यू सर। तो वो पॉइंट LY1-1 है, तो उसके साथ कोई प्रोटोकॉल के एक पॉइंट से हो जाएगा। वो कान के लिए, तो लिम्फ मेरिडियन, लिम्फ में और इसके में 2 लगाइए, लिम्फ और इसके पॉइंट लगा लीजिए बस। वही लिम्फ, तो सर। अब आप लिम्फ में गई है, लिम्फ मेरिडियन में आपने देखा उसमें? हाँ, उसमें उसमें LY1-1 है, पूरा, हाँ पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ 3-4 पॉइंट का। तो पूरा प्रोटोकॉल लगाऊं? हाँ पूरा प्रोटोकॉल लगाइए। हाँ, LY1-8 TW18 और LI18 दिया है। यस, पूरा प्रोटोकॉल लगाइए। जी सर। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं और बस वही उनके शब्दों में ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। और
अभी हम लोगों ने ये